सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। तो क्या है, जो ब्रिटिश ईरा था वो मोस्ट इवेंटफुल ईरा था इंडियन सोसाइटी का। ठीक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए इंडियन सोसाइटी में, जैसे एजुकेशन चेंज आया, पब्लिक इंस्टीट्यूट चेंज आया, रिफॉर्म इन कास्ट सिस्टम में चेंज आया, और कंडीशन ऑफ वुमेन में भी चेंज आया। और ये सब चेंज कैसे हो पाए, तो इफर्ट्स ऑफ द इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस के वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखता है। जो ये एजुकेशन था उसका साधन था, ये क्या बोलते हैं पहले, क्या बोलते हैं, पाठशालाज और मुक्त मुक्त ये सब था साधन एलिमेंट्री एजुकेशन का, मतलब शुरुआती एजुकेशन का। और बड़े लेवल का एजुकेशन, हायर लेवल एजुकेशन का साधन था टॉल्स और मदरसाज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे लिखता है कि जो ये सब एजुकेशन था वो ये सब बेस्ड ऑन रहते थे, ये क्या बोलते हैं, रिलीजियस बुक पे। और ये सब पढ़ाया जाता था वर्नाकुलस लैंग्वेज। वर्नाकुलस लैंग्वेज का ना हम लोग ने पहले भी सुना है। वर्नाकुलस लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो अलग अलग जगहों में बोली जाती हैं। और उस समय मैथ्स के टेबल से पढ़ाए जाते थे। और हायर एजुकेशन के कुछ सब्जेक्ट थे, जैसे था संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, लॉ, लॉजिक, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी, ये बेस्ड ऑन ओल्ड बुक, ओल्ड टेक्स्ट। आगे देखते हैं एजुकेशन अंडर ब्रिटिश। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को ये प्रॉफिट कमाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बस प्रॉफिट कमाने से मतलब था। ये इंडियंस पढ़े या ना पढ़े उनको इससे कोई मतलब नहीं था। इंडियंस पढ़े या ना पढ़े उनसे इनको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो ये लोगों ने क्या किया, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट के ही ये क्या बोलते हैं मन से ये लोगों ने ये इंग्लिश स्कूल खोल दिए हैं। और ये खोला किसने, तो मिशनरीज ने। मिशनरीज होते हैं जो ये क्या बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म में पूजा पाठ करते हैं। और क्यों खोला ये लोगों ने स्कूल, तो प्रमोट करना था ये लोगों को क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो ये लोग अपने प्रॉफिट के लिए ही खोले थे। उसके बाद कुछ स्टेन एफर्ट्स आए एजुकेशन फील्ड ऑफ इंडिया में, पर चार्टन एक्ट ऑफ 1813 ये पहला टाइम था जब ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा काम किया कि वो लोगों ने 1 लाख रुपए एजुकेशन फील्ड ऑफ इंडिया में डोनेट किए। 1 लाख रुपए इंडिया के एजुकेशन फील्ड में डोनेट किया। और 2 स्कूल भी खोला, 2 कॉलेज बोल सकते हैं, स्कूल नहीं बोलेंगे, कॉलेज खोला जिसका नाम था The Hindu and Alpine Stone College were established in Calcutta and Bombay respectively। बम्बई और कलकत्ता में खोला गया था। आगे देखो, ये जो इंस्टीट्यूट थे ये ऐसे लोग निकालते थे, प्रोड्यूस करते थे जो होते थे इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन इलाइट क्लास। इलाइट क्लास मतलब बड़े घराने, रॉयल लोग। ठीक है, और जो अडॉप्ट किए रहते थे ब्रिटिश इक्विपमेंट, ड्रेसिंग और ड्रेस एंड ईटिंग हैबिट। ठीक है, ईटिंग हैबिट और ड्रेसिंग सेंस, इक्विपमेंट, ये सब ऐसे ऐसे अडॉप्ट कर लेते थे, इंडियंस ही अडॉप्ट कर लेते थे। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखते हैं जो ब्रिटिश का जो ये क्या था, साइकोलॉजी था कि वो लोगों को इंडियंस को बनाना, स्लेव स्लेव बनाना है। इंडियन का जो कंट्री था उसको स्लेव लोगों की कंट्री बनाना है। और ये लोगों ने ऐसा किया टारगेट करके इलाइट क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इलाइट क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी का। उसके बाद इन 1835 जो थॉमस मैकॉय थे, जो एमपी थे, उन्होंने तो कह दिया कि भाई हम लोग ऐसे लोग तैयार कर रहे हैं जो इंटरप्रेटर्स के जैसा काम करेंगे हमारे और इंडियंस के बीच, जिनका खून और कलर तो इंडिया का होगा, इंडियन पीपल का होगा, पर टेस्ट और ओपिनियन ये ब्रिटिशर्स का होगा, इंग्लिश का होगा। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि हम कुछ स्टेप्स ले एजुकेशन फील्ड ऑफ इंडिया में और कंट्रोवर्सी छिड़ गई। क्या थी कंट्रोवर्सी, एक दो पार्टियों के बीच में कंट्रोवर्सी छिड़ गए। एक को नाम था ओरिएंटलिस्ट और एक को नाम था एंग्लिस्ट। ठीक है,
जो ओरिएंटलिस्ट थे वो फेवर थे ट्रेडिशनल सिस्टम के फेवर में थे कि जो संस्कृत और पर्शियन भाषा है वही हमारा पढ़ाई का स्रोत हो। पर जो एंग्लिस्ट थे वो थे फेवर में इंग्लिश के फेवर में थे कि इंग्लिश ही हो पढ़ाई का स्रोत, ठीक है। पर और लॉर्ड मैकॉय एक ब्रिटिशर्स थे, तो वो सपोर्ट किससे करते, वो सपोर्ट करते इसी का ना, एंग्लिस्ट का ना, इंग्लिश का सपोर्ट करता थे ना, ठीक है। हु हैड एक्ट एज और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस जो है ना वो एक्ट करे एक लिंक्ड बिटवीन रूलर्स एंड रूल्ड, रूलर्स मतलब ब्रिटिशर्स और रूल्ड मतलब इंडियंस, ठीक है। एंड प्रोवाइड चीफ मैन लोअर रोल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ही ऑल्सो बिलीव, हाँ वो लोग ये बिलीव करते थे कि जो हम लोग पढ़ाई दे रहे हैं जो इंडियंस को, उससे इंडियन पीपल सिविलाइज हो रहे हैं, ठीक है। और दे वुड, हाँ और वो अपना टेस्ट वैल्यू कल्चर ये सब बदल रहे हैं और डेवलप्ड कर रहे हैं टेस्ट ऑफ ब्रिटिश, जैसा ब्रिटिश लोग का टेस्ट है कल्चर है वो लोग अडॉप्ट किए जा रहे हैं। और इससे क्या होता है, ब्रिटिशर्स को बहुत फ़ायदा होता है, वो अर्न करते ह्यूज प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट वो लोग ह्यूज अर्न करते हैं, ठीक है, तो ऐसे करते कि वो लोग अपना ब्रिटिश गुड्स बेचते और यहाँ की जो इलाइट क्लास था उसको वो खरीदते। उसके बाद वुड डिस्पैक्ट ऑफ 1854 जो इशू करवाया गया था चार्ल्स वुड के द्वारा, इसमें एजुकेशन पॉलिसी में मेजर चेंजेस आए, ब्रिटिशर्स का बात है। उसके बाद इसमें क्या किया गया कि सेपरेट कर दिया गया एजुकेशन का डिपार्टमेंट को, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में जो एक प्रेसिडेंशियल टाउन्स थे। उसके बाद ये इंस्टीट्यूट्स खोले गए फॉर टीचिंग ये दी टीचर सॉरी फॉर दी ट्रेनिंग दी टीचर, ट्रेनिंग करने के लिए टीचर के। और क्या बोलते हैं वर्नाकुलस स्कूल को भी फाइनेंशियल हेल्प की गई। उसके बाद इन 1882 हंटर एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया जो लुक करता था इनटू द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड डिस्पैक्ट, ठीक है। ये क्या करता था कि ये निगरानी रखता था ऐसे चीज़ों पे जो लिखा हुआ तो है डिस्पैक्ट एक्ट में, मतलब जो है वुड डिस्पैक्ट एक्ट में, पर उस अभी तक से वो लागू नहीं की गई है कंपनी द्वारा, इस पर लुक करता था। और ये प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पे भी ध्यान रखता था और ये वर्क ऑफ मिशनरी पे भी ध्यान रखता था। एजुकेशन फील्ड में ये वोकल ट्रेनिंग में भी ध्यान रखता था। वोकल ट्रेनिंग मतलब ऐसी ट्रेनिंग जिससे आगे चल के आपको नौकरी मिल जाए। उसके बाद लॉर्ड कज़न थे जो एक वॉइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम को ही बदल दिया। उनका बिलीव तो यह था कि जब इंडियंस पढ़ लिख लेंगे तो वो लोग रिवॉर्ड छेल देंगे, ठीक है, रिवॉर्ड छेल देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट जागृत किया जो आया 1904 में, जिसके तहत ये क्या बोलते हैं इंडियंस को बड़े लेवल की पढ़ाई नहीं दी जाती थी, हायर एजुकेशन नहीं दी जा रही थी, जिससे इंडियंस लोग बहुत दुखी हुए कि हम लोग को क्यों नहीं दी जा रही, ठीक है। उसके बाद आगे है हम लोगों का ऑन, ठीक है। उसके बाद एक क्या बोल सकते हैं ये आया वो वृद्धा एजुकेशन हाँ, तो एक ये क्या बोलते हैं स्कीम आया वृद्धा एजुकेशन स्कीम इन 1937 जो पास करवाया गया था गांधी जी जो द्वारा। इसमें क्या होता था कि इसमें है ना जो ब्रिटिशर्स लोग क्या कर रहे थे कि सभी बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि सभी बच्चों को पढ़ाया गया, ठीक है, सभी बच्चों को पढ़ाई दी गई। उनका मानना यह था कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो क्रिएट कर रहे हैं एक सीन ऑफ
इंफीरियर्स, जैसे ब्रिटिश लोग बहुत इंफीरियर हैं और हम लोग बहुत इंफीरियर नहीं, मतलब हम लोग डिसफीरियर हैं, ठीक है, ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। और ये डेवलप्ड कर रहे हैं कि इंडियंस को ब्रिटिशर्स से कुछ सीखना चाहिए, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स लोग कितने महान हैं और हम लोग कितने महान नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नेशनल एजुकेशन, ये जो सिस्टम था, इसमें कुछ अच्छी बातें सिखाई जाती थी जो हम लोग को सीखनी चाहिए। जैसे इसमें सिखाया जाता था, क्या क्या सिखाया जाता था इसमें, ट्रूथ, गुडनेस, जस्टिस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड, हाँ हाँ, ये सिखाया जाता था। इसमें सिखाया जाता था ट्रूथ, गुडनेस, जस्टिस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब सिखाया जाता था इंडियंस को, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, 1943 का दशक आया, जिसमें ब्रिटिशर्स ने जॉन सर्जेंट को अपॉइंट किया, जिन्होंने प्रिपेयर किया नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, ठीक है, जिसके तहत प्रपोज यूनिवर्सिटीज कमजोरी, हाँ ठीक है, जिसमें है ना बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जा रहा था, फ्री एजुकेशन दिया जा रहा था, जो बच्चे 6 से 14 साल के थे, ठीक है, 6 से 14 साल के थे, जिसके बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा था बच्चों का। और ये जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इस क्या बोल सकते हैं, इस एक्ट को अडॉप्ट कर लिया गया, इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। अब कोई भी चीज़ का दो पहलू होते हैं, एक तो होता है उसका अच्छा बातें और एक होता है उसकी बुरी बातें। तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में भी यही था, उसकी कुछ अच्छी बातें भी थी और कुछ बुरी बातें भी थी। अच्छी बातों के हम लोग पहले आते हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले वही लिखा हुआ है। तो ब्रिटिश जो इंग्लिश लैंग्वेज था, उसने है ना यूनाइट किया पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स के, ठीक है, और वो लोगों ने अपना जो इंडिया है, अपना ये इंडिया को मदरलैंड मानते हुए साथ में काम करना शुरू किया, क्योंकि लोग उस समय लोग ये साथ में रहना नहीं चाहते थे। जैसे मैं बिहार से हूँ, दूसरा कन्नड़ से है, तो वो मेरे साथ रह के पढ़ना नहीं चाहता था। पर जब ब्रिटिशर्स ने अपना कॉलेज खोला और उसमें सब जगह के लोग आ रहे थे, तो सब साथ मिलकर पढ़ने लगे और अपने मदरलैंड के बारे में सोचने लगे, ठीक है। उसके बाद ये नेशनलिज्म की भावना जागरूक करता था इन ऑल पार्ट एंड ऑल सेक्शन ऑफ इंडिया में, और ये क्रिएट करता था अवेयरनेस अबाउट आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। ये अवेयरनेस क्या बोलते हैं, ये अवेयरनेस जागमत बनाता था, अवेयरनेस क्रिएट करता था इक्वालिटी में, लिबर्टी में, फार्टिनिटी में और डेमोक्रेटिव में, ठीक है। उसके बाद ये क्रिएट करता था अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है, मतलब सोसाइटी में और रिलीजन में कुछ चेंज होने चाहिए। उसके बाद जो एजुकेटेड वुमेन थी, जैसे सरोजिनी नायडू, उन्होंने भी नेशनल मूवमेंट में अपना क्या बोलते हैं साथ दिया, ज्वाइन किया उन लोगों ने भी। उसके बाद नेगेटिव ये इम्पैक्ट है, पहला है कि ये एक क्या बोलते हैं डिवीज़न बना दिया दो के बीच। जैसे एक तो था कि इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस और थे, एक थे रेस्ट ऑफ द इंडियंस, ठीक है, तो डिवाइड कर दिया, इंडियंस को ही इंडियन से डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे लिखते हैं कि इससे जो इंडियन लिटरेचर था उसको बहुत इग्नोरेंस मिला, ठीक है, उसको कोई पढ़ ही नहीं रहा था। उसके बाद जो ब्रिटिश टेक्स्ट बुक थी वो बताती थी जो ग्लोरी था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी के बारे में बताती थी ब्रिटिश टेक्स्ट बुक। उसके बाद इस एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने लाया, उसका फ़ायदा रिच अमीर ही लोग, इलाइट क्लास ऑफ इंडिया ही उठा पाए, गरीब लोग इसका फ़ायदा उतना नहीं उठा पाए। उसके बाद ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड आर्य समाज, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में आर्य समाज को बनाया गया, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा काम था एजुकेशन फील्ड में, ठीक है। बहुत सारे जगहों पे गुरुकुल स्कूल कॉलेज खोले गए एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले गए।
और ये स्टार्ट किया, और एक स्कूल, हाई स्कूल स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो दयानंद जी द्वारा शुरू किया गया था, जो पहले तो लाहौर में खुद शुरू किया गया था, ठीक है, इन 1885 में। और अभी डीएवी के 800 इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। आगे देखो, जो सोशल क्या बोलते हैं इम्पैक्ट था, सोशल इम्पैक्ट कि तो ब्रिटिशर्स ना यहाँ के कस्टम ट्रेडिशन और ये कल्चर ऑफ इंडियंस को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। वो लोग समझते कि थे कि इंडियन लोग डिस्क्रिमिनेटेड, बारबेरियंस और इंफीरियर लोग हैं, ठीक है। मतलब इंडियंस लोग में कोई अच्छा लोग नहीं होता, सब बकवास लोग होता है, ठीक है। आगे लिखता है यहाँ पे, इंग्लिश एजुकेटेड मीन्स जो थे, मतलब इंडियंस जो थे, वो लोगों ने बहुत कोशिश की कि जो इंडियन सोसाइटी के जो गलत गलत चीज़ है उनसे मुक्ति मिल पाए इंडियन सोसाइटी को। और उसमें से कुछ का नाम लिखा गया है यहाँ पे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। ये सब चाहते थे कि जो ये इंडियन सोसाइटी के इविल्स हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और ये सब की वजह से ही ये सब ख़त्म भी हो पाया, क्योंकि ये लोगों ने बहुत प्रेशर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये सब ख़त्म हो। सबसे पहले तो सती सिस्टम एक इंसानियत के विरुद्ध एक सिस्टम था, जिसमें है ना जिसमें क्या बोलते हैं, फीमेल्स को उनके पति के लाश के चिता के ऊपर बैठा दिया जाता था फोर्सली, और उनको उन्हीं के साथ जला दिया जाता था। तो सोच सकते हैं ये कितनी इंसानियत की परे चीज़ है, ठीक है। ये बैंड करवाया गया 1829 में बाय द गवर्नर जनरल विलियम बेंट्रिक के द्वारा, और इसका सारा श्रेय राजा राम मोहन रॉय को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही बहुत ज़्यादा विलियम बेंट्रिक को प्रेशर बनाया था उन पे, जो एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक क्रूडर थे फॉर द कॉज ऑफ वुमेन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड भी एक इंसानियत की विरोधी चीज़ था, क्योंकि एकदम क्या बोलते हैं, इन्फेंट का मतलब होता है क्या बोलते हैं, शिशु जो तुरंत पैदा लिया है, उसी लड़की शिशु को वो लोग मार देते थे, इंडियन सोसाइटी के लोग मार देते थे कि लड़की क्यों पैदा हुई, लड़का क्यों नहीं पैदा हुआ। इसको बैन करवाया गया 1870 में, ठीक है। अब यहाँ पे है चाइल्ड मैरिज बहुत ही ख़राब चीज़ था। इसमें 1 से 2 साल के बच्चों की शादी कर दिया जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि 1 से 2 नहीं, 1 से 3 साल के बच्चों की शादी कर दिया जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ख़राब था कि जिन बच्चों को तो सही से पता भी नहीं है कि वो लोग क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उनकी शादी करवा जा रही है, ठीक है। तो इसको बैंड करवाया गया 1891 में, ठीक है। और उसको फिर बैन करवाया गया 1929 में। उसके बाद एक एक्ट आया श्रद्धा एक्ट ऑफ 1929, जिसके तहत फिक्स्ड एज कर दी गई कि इतना एज के बच्चे और ये क्या बोलते हैं लड़कियां शादी कर सकते हैं। जैसे 18 साल की लड़कियां शादी कर सकती हैं, शादी के लिए तैयार हो गई हैं, और 21 साल के जो बॉयज़ हैं वो शादी के लिए तैयार है, अब इनकी शादी हो सकती है। और ये सिर्फ हिंदू या मुस्लिम के लिए नहीं था, ये सारे सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए था, ठीक है। ये इट वाज द रिजल्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, ये रिजल्ट था। और ये एक बहुत बेहतरीन जीत था हिंदू और मुस्लिम वुमेन ग्रुप के लिए, ठीक है, हु अपोज चाइल्ड मैरिज, ठीक है। क्योंकि जो लड़कियां थी उनको बहुत सहना पड़ता था, क्योंकि लड़कियों की एकदम बचपन में ही शादी कर दी जाती थी। उसके बाद जो बंगाल प्रेसिडेंटी थी उसमें से 8134 सती को जला दिया गया था। ये सब केस आए थे कि इतने औरतों को सती बना के जला दिया गया, और कितने सालों में, तो बहुत कम साल में, 1815 से लेके 1828 में। तो सोच सकते सिर्फ बंगाल से 8000 औरतों के आसपास।
उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया फीमेल इन फैंटिसाइड, जिसमें कि बहुत सारी स्कीम्स निकाला गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हाँ क्या बोलते हाँ सुकन्या समृद्धा योजना, बालिका समृद्धि योजना हैव बीन स्टार्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ गर्ल्स के लिए खोला गया। उसके बाद जो इविल मतलब एक इविल था, जो दहेज प्रथा जो इविल था, उसको भी बैन करवाया गया, पर ये अभी भी देखा जा सकता है बहुत सारी जगहों पे। उसके बाद देखो कि यहाँ पे लिखता है वुमेन री मैरिज एक्ट, ठीक है। ये एक एक्ट था जिसको पास करवाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इन 18 मतलब ये जिसको बैंड करवाया गया था, ठीक है, जिसको बैंड करवाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, इन ये क्या बोलते हैं 1854 में, जिसमें विधवाओं की शादी नहीं की जाती थी इंडियन सोसाइटी में। वो लोग के बाल काट दिए जाते थे और वो लोग को श्रृंगार करने नहीं दिया जाता था, और वो लोग को अपने सारा जीवन एक सफ़ेद साड़ी में बिताना पड़ता था, ठीक है। इसको बैंड करवाया गया कि जो ये औरतें हैं वो फिर से शादी कर सकती हैं, विडो फिर से शादी कर सकती हैं, और इसका श्रेय जाता है हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, ठीक है। उसके बाद जो 1920 तक का दशक था, उसमें इनलाइटेड इंडियन मैंसी वर्क कर रहे थे फॉर द वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स का, ठीक है। मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे वही वुमेन के लिए सोच रहे थे उस समय, ठीक है। और वो लोग ने अपोज किया डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, और अपना सारा जीवन को बलिदान कर दिया यही सब को ख़त्म करने में। ये जो रिलीजन का भेदभाव था, सोशल रिफॉर्म्स था, यही सब को सही करने में लोगों ने अपना पूरा जीवन दे दिया। और फिर जब वुमेन्स लोग को एजुकेशन मिलने लगी, तो वो लोगों ने भी इस प्रोग्राम में अपना वो लोग भी अब ये सब प्रोग्राम ज्वाइन की, और एक 1927 में एक ये क्या बोलते हैं ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस आया, ठीक है। और ये इंडियन सोसाइटी को मानना पड़ा कि ये लड़कियों और मेंस में कोई अंतर नहीं होता, अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है, ठीक है। तो जो ये 19th सेंचुरी का दशक, ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बीइंग इन इंडिया था, ठीक है। इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है, इस समय में, और लोगों में नेशनलिज्म की भावना भी जागी। लोग ये वेस्टर्न साइंस, लिटरेचर एंड थॉट ऑफ चेंज, ये सब को पसंद करने लगे, चेंज दी माइंडसेट, ठीक है, ठीक है। वो लोग पसंद करने लगे वेस्टर्न साइंस को और लिटरेचर को, और वो लोग का माइंडसेट भी चेंज हो गया कि ठीक है ये सब तो गलत बात है। उसके बाद जो बिगिनिंग में सिर्फ जो इलाइट क्लास था वही डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, जो हो रहा था लोअर क्लास के साथ। बट जब लोअर क्लास को ऐसा लगा कि हाँ भाई हमारे साथ हो रहा है और इलाइट क्लास हमारे लड़ रहे हैं, तो वो लोग ने भी ज्वाइन किया और अपने ही खिलाफ लड़ाई, मतलब अपने ही खिलाफ जो हो रहा था डिस्क्रिमिनेशन, उसमें लड़ाई की। और उन लोगों ने ये क्या बोलते इविल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के अगेंस्ट भी आवाज उठाया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, और उसका मैनी सोशल ये क्या बोलते हैं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड हो गया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। जो उस समय का केरला था, वहाँ पे बहुत रिजिड और ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम था, ठीक है। रिजिड मतलब बहुत ज़्यादा ही कास्ट सिस्टम पे दबाव दिया जाता था कि, और उसमें क्या किया जाता था कि जो आदमी का जैसा धर्म है, जैसे कोई शूद्र है तो उसको उसी के हिसाब से देखा जाएगा कि उसको उतना ही सम्मान दिया जाएगा जितना उस शूद्र को मिलता था उस समय, ठीक है। मतलब बहुत कम सम्मान दिया जाएगा, और जो बड़ा जाति के लोग हैं उनको बहुत इज्जत दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ वहाँ के जो प्रेसिडेंशियल स्टेट थे जैसे कोची और त्रावणकोर, वहाँ का गवर्नमेंट्स भी
क्या बोलते हैं, छोटी जाति और नॉन मुस्लिम्स को नहीं दी जाती थी। उसके बाद हम लोग कुछ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है श्री नारायण गुरु जी के बारे में, जो जिनका समय था 1854 से 1928 तक का। इनके बारे में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। ठीक है, इसका पार्ट 2 में मैं पूरा चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। ओ माय गॉड, ठीक है, तो गलती से हट गया। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। सो आई थिंक कि आपको जहाँ तक मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया। ठीक है, आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।